राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ बूढ़े बाप की। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अरे किशन, अगले सप्ताह में हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है, वह भी अगले सप्ताह की है। उस वजह से सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आऊँगा। किशन के ऐसे बोल सुनकर गुस्से से विराज का सिर घूम गया। पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना। उस समय को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता, वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है ना रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं डाल सकते। तो फिर प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा मत करवाओ। और रह गया पापा का सवाल, तो आप रजनी को पूछो, वो रख लेगी और उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फोन कट गया। विराज ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। किशन का यह हमेशा ही रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहे तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था। पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उनकी बीमारी में एक भी पैसों की मदद उसने विराज को नहीं दी। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया था, पर जैसे अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को रजनी के पास रखने के लिए कहा था, पर रजनी के बारे में विराज हिचकिचा रहा था। रजनी यह उनकी छोटी बहन है, एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती थी। परिस्थिति अच्छी होते हुए भी पति को बिजनेस को चाहिए, ऐसे बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख रुपए लिए थे, पर वापस देने का सोचती भी नहीं। रिश्ते बिगड़ने के डर से इसलिए विराज भी कभी बोलता नहीं। पर उसकी पत्नी जागृति यह सब देख रही थी, उसकी खुसर फुसर चल रही थी। विराज उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। माँ के जाने के बाद वैसे रजनी का भाई पापा भाभी से मतलब कम हो गया। उसने बेमन से रजनी को फ़ोन किया। रजनी, हम यूरोप पर जा रहे हैं 15 दिनों के लिए। पापा को लेकर आऊँ क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननंद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ कि पापा की तरफ? लेकिन रजनी, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूँगी डॉक्टर को। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 15 दिनों के लिए वृद्धाश्रम भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। रजनी, हम 3 भाई बहन के होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो बाबा क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फोन कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद विराज से पापा को कहाँ भेजेंगे जागृति ने यह पूछा। हमेशा की तरह वह भड़की। हमने क्या ठेका लेकर रखा है क्या पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा इस रिश्ते से विराज ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे। कोई एक तो घर पर चाहिए था। इस बार
किशन पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों और बच्चे एक साथ घूमने जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दिए गए थे और आज अचानक किशन ने मना कर दिया। यह सुनकर जागृति रोने लगी। विराज ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को जब पोता पोती से सब बातें मालूम पड़ी, वह विराज को बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, रह लूँगा मैं अकेला, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा आपको एक अटैक आ चुका है, आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, कैसे छोड़ूं आपको अकेला यहाँ पर। विराज सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे, पर रास्ता निकल नहीं रहा था। विराज को टेंशन होने लगी थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसके बाद अंत में खुद की टूर कैंसिल करके जागृति और बच्चों को टूर को भेजना ही सही लगा। जागृति का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और जागृति को फ़ोन करके सूचना दी। वह तो रोने लगी, पर उसे समझाने के बजाय फ़ोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फ़ोन करके तैयार होने के लिए कहा और वह ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर गगन ने पूछा। फिर विराज ने सब बातें उसे बताई। वह सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब फिर तुम क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो साहब, मैं मेरे घर लेकर जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना, पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब उसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी का करते हैं ना, उनका भी बाईपास हुआ है, आपको भी पता है यह सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। देखो वह कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना विराज को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर की जिद देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को भी पूछते हैं, वह तैयार हो जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गगन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा। पापा भी तैयार हो गए। वह बोले, जगन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जगन ने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया। वह खुशी से बोला, सब तैयार है, मेरे पिताजी को तो बहुत अच्छा लगेगा। टूर के दिन गगन बड़े साहब को लेकर उसके घर ले गया। बाद में उसने विराज और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। घर जाते वक्त उसने विराज को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी विराज अपने पापा को फ़ोन करके हाल पूछता रहता। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 16 दिन बाद गगन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। विराज ने अपने पापा के बारे में पूछा। मज़े में हैं बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बुड्ढों ने, गगन ने बताया। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे, फिर लोगों के साथ बैठकर बातें करते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी, फिर उनको अस्पताल लेकर गया, अभी वो एकदम ठीक हैं। हमें घर छोड़ने के बाद पापा को घर ले आना, 1 दिन और रहने दो ना साहब, उनको
बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई। अरे अभी क्यों करनी मेहमान नवाजी, इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाला, यह क्या कम है? ऐसा क्यों कहते हो साहब? अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजूं? और मैंने संभाला, ऐसे मत बोलो साहब, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। बड़े साहब ही अच्छे से रहे हमारे घर। अच्छा बाबा, ऐसे बोलकर विराज ने उसे हाँ कहा। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए। वह बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल, टोपी थी। वह देखकर विराज बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी गगन? नहीं, कैसे साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता क्या मैं? उतने में जागृति ने विराज को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हजार रुपये उसे दे दो। विराज को वो सही लगा। गगन के घर जाकर उसने 10,000 रुपये उसके हाथों में रख दिए। गगन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर वह 10,000 उसके जेब में रख दिए और बोला, यह क्या साहब? अरे पिता को संभालने का कोई पैसा लेता है कोई? और हाँ, आगे भी कभी ऐसा मौका आए तो बड़े साहब को बिंदास मेरे पास भेजना। विराज का मन भर आया। उसने गगन को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद किशन और रजनी का फोन आया और टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्धाश्रम में रखा था, ऐसा पूछ रहे थे दोनों। विराज के मुंह से इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा।